अब हम बात करेंगे सजीवों के सेकंड लक्षण की। सेकंड लक्षण की यदि अपन बात करें तो देखो, सेकंड लक्षण है क्या? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, या इसको हम क्या बोल देते हैं? जनन कह देते हैं भाई। ठीक है, देखो सुनो, हम बात करें सजीवों की, ठीक है, तो देखा होगा कि सजीव है ना, ये अपनी मृत्यु से पहले, ठीक है, या स्वयं नष्ट होने से पहले क्या करते हैं कि अपनी संख्या, क्या? ये अपनी संख्या और क्या? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? स्वयं के जैसे जीव पैदा करते हैं। स्वयं के जैसे जीव पैदा करते हैं, ठीक है ना भाई। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि कोई पादप है, अब उस पादप से बीज बनते हैं और उन बीजों से उसी टाइप के नए पादप पैदा होते हैं। या हम ऑटोमेटिकली, हम हमारी बात करें, हमारे दादा थे, उन्होंने क्या किया साहब? अपनी संख्या, अपने अस्तित्व, कहते हैं ना, अपना वंश बढ़ाने के लिए क्या किया? नई संतति, यानी हमारे पापा पैदा हुए। हमारे पापा ने क्या किया? अपना वंश बढ़ाए रखने के लिए हमें पैदा किया, और हम क्या करेंगे? अपना वंश बढ़ाए रखने के लिए अपने जैसी नई संतति पैदा करेंगे। इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? जनन कह देते हैं। यानी जनन की परिभाषा क्या हो गई कि प्रत्येक सजीव अपनी संख्या एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वयं के जैसे जीव पैदा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन। और ये प्रक्रिया प्रॉपरली किन में ही पाई जाती है? सजीवों में भाई। या तो किन में पाई जाएगी? जंतुओं में, ठीक है, और या किस में पाई जाएगी? पादपों में। इसका मतलब कोई भी जंतु है वो अपने जैसा जंतु पैदा करता है। उदाहरण के लिए हम बात करें साहब, मानव है, तो मानव है, ये क्या करेगा साहब? संतति पैदा करेगा। और संतति किसके रूप में पैदा करेगा? नए मानव के रूप में, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, स्वयं के जैसे, इसका मानव है तो मानव ही पैदा करेगा, गधा है तो गधा ही पैदा करेगा, खच्चर है तो खच्चर ही पैदा करेगा। ऐसा नहीं है गधा है और वो कुत्ता पैदा कर दे, ठीक है ना। इसका मतलब वो स्वयं के जैसे जीव पैदा होंगे। इसी प्रकार से पादप हैं। पादप में हमने बात की सब, आम का पादप है तो आम के द्वारा क्या पैदा होगा? नया पौधा तो होगा, लेकिन वो नया पौधा भी कैसा होगा? आम ही तो होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसने अपने जैसा नया पौधा। अब ये पौधा पुराना अगर नष्ट हो भी जाता है, ये मानव यदि नष्ट हो भी जाता है, तो उसके वंश को, उसके अस्तित्व को ये क्या करेंगे? कंटिन्यूटी प्रदान करेंगे। ये क्या करेंगे? सततता आगे बढ़ाएंगे। और ये आगे बढ़ाते हुए नई संतति, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक सजीव, या हम कहते हैं प्रत्येक जीव जाति का अस्तित्व लाखों करोड़ों वर्ष से चलता हुआ आ रहा है और आज भी पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनन। दूसरी बात देखो, ये जंतु या पादप स्वयं के जैसे जीव भिन्न भिन्न क्रियाओं द्वारा बनाते हैं। जैसे हम बात करें, ये क्या करेंगे साहब? लैंगिक जनन द्वारा भी नए जीव पैदा कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये किसके द्वारा? अलैंगिक क्रियाओं द्वारा भी नए जीव पैदा कर सकते हैं। या अलैंगिक में ही हम क्या कर सकते हैं? कायिक जनन को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए, लैंगिक में हमने क्या किया? मेनली मुख्यतः जंतुओं की यदि हम बात करें तो अधिकांशतः जंतुओं में क्या होगा? एक नर होगा और दूसरी क्या होगी? मादा होगी, ठीक है ना। और नर में युग्मक बनते हैं, इधर मादा में युग्मक बनते हैं, और ये युग्मक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करेंगे? नई संतति बनाते हैं। तो इसको तो हम क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो इसमें जरूरी नहीं है कि नर पाया जाए या मादा अलग अलग हों, इसमें नर और मादा की तो आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें किसकी आवश्यकता भी नहीं होती? इसमें युग्मक भी नहीं बनते। क्यों? कि जब नर और मादा ही अलग अलग नहीं होते तो युग्मक बनने की कोई ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ध्यान रखना, कुछ द्विलिंगी प्राणी होते हैं, उनमें भी नर मादा अलग नहीं होते कई बार,
तो वो मैटर अलग है, क्योंकि वहाँ युग्मक तो बन रहे थे ना, लेकिन यहाँ तो क्या है, नर और मादा भी अलग नहीं है और युग्मक भी नहीं बन रहे। तो जब युग्मक ही नहीं बन रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जीव क्या करते हैं, अपना शरीर और शरीर के किसी भी भाग से क्या बना लेते हैं, नया जीव। यानी शरीर के क्या भाग और शरीर के किसी भी भाग से ये क्या बनाएंगे, नया जीव बनाते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कह देते हैं। जैसे चलो अपन प्रॉपर बात करें, तुमने कभी घास देखा है जिसको हम गार्डन में लगाते हैं? उस घास का मान लो हमने ये देखा, ये घास की स्टेम थी, मान लो ये घास है, ये हमारे, अब हमने इस घास को यहाँ से तोड़ा और यहाँ से तोड़कर इसको अलग लगा दिया, तो अपन देखते हैं कुछ ही समय में ये घास, इसका मतलब हमने इसका कोई युग्मक तो नहीं लिया, घास का एक स्टेम तना ही लिया और तने को ही लगा दिया और तने से ही नया तना। इसी प्रकार से देखा होगा आलू है, गुलाब है, ठीक है, गन्ना है, ये सब क्या है, इनमें हम किसी भी पादप के शरीर के किसी भी भाग को लेकर क्या बना लेते हैं, नया पौधा बना लेते हैं। कुछ जंतु हैं, ठीक है ना, जैसे प्लेनेरिया है साहब, उनमें क्या होगा, ठीक है, अपन देखते हैं जैसे युगलिना वगैरह हैं, अमीबा हैं, उनमें क्या होगा, इसी विधि द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। जबकि अपन जितने भी विकसित जीव हैं उनमें मेनली क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। अब ये प्रक्रिया केवल किन में पाई जाती है, सजीवों में ही तो पाई जाती है, निर्जीवों में पाई जाती है क्या? कोई ये पत्थर है, क्या ये पत्थर इस क्रिया द्वारा या इस क्रिया द्वारा या इस क्रिया द्वारा क्या है, अपने जैसी नई संतति पैदा कर सकता है? मान लो अब हम कहें सर बना तो सकता है, इसको यहाँ से फोड़ दो, बन गए दो, बेटा दो पार्ट तो बने, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने क्या किया, इस घास के एक तने को लगा दिया यहाँ, क्या ये तना वैसे का वैसा ही होता है? नहीं साहब, ये ग्रोथ करता है और इसमें अनेक नए तने भी। इसी प्रकार से यहाँ ये दो पार्ट तो बन गए, लेकिन ये क्या, ये पार्ट वृद्धि करके इसके जैसे ही आकृति या आकार प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसको जनन कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं साहब। अगला लक्षण है क्या, देखो नेक्स्ट थर्ड लक्षण सजीवों का, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। थर्ड कैरेक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। देखो याद रखना कि हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की संरचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं चलती रहती हैं हमेशा, और जो अनेक संरचनात्मक एवं संरचनात्मक एवं विघटनात्मक जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो क्रियाएं चल रही हैं, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। या उन क्रियाओं को हम क्या बोल देते हैं? उपापचय या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। क्या बोल देते हैं? उपापचय या उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि प्रत्येक जीव के शरीर में कुछ संरचनात्मक और कुछ क्या विघटनात्मक क्रियाएं चलती हैं। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को भी हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं? दो पार्टों में बांट सकते हैं, ठीक है। और दो पार्ट कौन से होंगे? देखो, नंबर एक एनाबॉलिक और दूसरा होता है साहब क्या? कैटाबॉलिक, ठीक है। या हम इनको एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, बॉलिज्म भी बोल सकते हो। ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? उपचय। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? अपचय। बेटा याद रखना, मैं 11th के हिसाब से, क्योंकि अभी तुम 10th पास करके आए हो, बायो लोगे, डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, अच्छा नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमको क्या, हर 11th क्लास में हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा, हर छोटी छोटी बात का मतलब समझना होगा, ठीक है ना। और तभी दूसरी बात, 11th क्लास से ही अपने को क्या करना है, सब तैयारी करनी है,
किसकी? नीट की। आगे जो भी हमने डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में किसी भी क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए तुम्हें पता है 11th को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि लगभग 55 से 60% सिलेबस आता है वो हमेशा कहाँ से आता है? 11th से आता है। और मात्र कितना 45 से 40% जो सिलेबस आता है वो 12th क्लास से आता है। तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्लास ये है, कौन सी? 11th। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो एक एक छोटी छोटी बात का मतलब पता होना चाहिए, यानी एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। यहाँ पर हम बात करें उपचय। उपचय का मतलब होता है साहब क्या? संरचनात्मक या निर्माणकारी क्रियाएं जो होती हैं ना, उनको तो हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म या अपचय, इसको हम क्या बोल देते हैं साहब? ये कैसी क्रियाएं होती हैं? विघटनात्मक जो क्रियाएं होंगी। ठीक है, इसका मतलब उपचय का मतलब क्या होगा कि कुछ, देखो मैं एक नॉर्मल सा तुम्हें बताऊं कि ये छोटे छोटे कुछ पार्टिकल थे और ये छोटे छोटे पार्टिकल में किसी भी उद्दीपक की सहायता से या किसी भी पदार्थ या अन्य किसी रसायन की सहायता से क्या हुआ? ये आपस में मिले और इन्होंने मिलकर एक जटिल या बड़ा अणु बनाया। इसका मतलब यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? सब निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सिंपल सी बात और कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का। किसका? देखो प्रकाश संश्लेषण। कैसे? तुम कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण कैसे है? उपचयी क्रिया या एनाबॉलिज्म? तो देखो प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन को देखोगे तुम, जब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देखोगे तो हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं? 6CO2 प्लस क्या? जल, 6H2O। यानी हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने क्या लिया? जल, और इन्होंने क्या किया? ये क्या है? सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा। और ये क्रिया कहाँ हो रही है साहब? लीव्स मतलब पत्तियों में हो रही है। पादप के कहाँ हो रही है? पत्तियों में हो रही है। और पत्तियों में क्या हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए? मिले, और मिलकर इन्होंने क्या किया? देखो इन्होंने C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है, प्लस 6O2 का क्या हुआ? निर्माण किया। इसका मतलब इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा में किसका निर्माण हुआ? एक जटिल या बड़े मॉलिक्यूल का। इसका मतलब किसी पदार्थ का अपघटन हो रहा है या निर्माण हो रहा है? निर्माण हो रहा है। इसका मतलब संरचना कॉम्प्लिकेट हो रही है, बन रही है। इसका मतलब इनको हम क्या कहेंगे? उपचय या एनाबॉलिज्म। ठीक है ना। अब बात करें हम कैटाबॉलिज्म की। इसमें क्या होता है? सब विघटन होता है। विघटन देखो क्या होगा? क्या ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल था और इस बड़ा मॉलिक्यूल था और किन्हीं कारकों की सहायता से कोई भी फैक्टर हो सकते हैं और उन फैक्टरों के कारण ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल गया। यानी ये जटिल या कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल था और ये सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ निर्माण हुआ है या विघटन हुआ है? या तो विघटन हुआ, टूटा है बेचारा, और इसके टूटने से छोटे छोटे अणु बने। इसका मतलब ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं किसकी? रेस्पिरेशन की। किसकी बात करेंगे हम? देखो देखो श्वसन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब श्वसन का जब पढ़ोगे तुम रिएक्शन तो देखो C6H12O6 यानी क्या है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ठीक है, और हम देखते हैं क्या इसमें विभिन्न एंजाइम वगैरह काम में आते हैं यहाँ। और हमने क्या देखा? 6CO2
प्लस 6H2O प्लस ATP प्लस क्या बन गया ATP। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लूकोज और इस ग्लूकोज ने से किसने क्रिया की, ऑक्सीकरण ने, ऑक्सीजन ने क्या किया सब रेस्पिरेशन के दौरान, इसको क्या किया, अपघट, यानी एक तरह से इसका विघटन हुआ और ये किस में टूट गया, 6CO2 6H2O और क्या बन गया, ऊर्जा बन गई। ठीक है, इसका मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, विघटन। तो इस ये क्या हो गई साहब, विघटनात्मक क्रिया है। तो याद रखना, तो एनाबॉलिज्म समझ में आ गया, संरचनात्मक निर्माणकारी प्रक्रिया जिसके दौरान कुछ विशेष अणुओं का निर्माण होता है। कैटाबॉलिज्म ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत कुछ विशेष अणुओं का विघटन होता है। और इन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इन दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। क्यों, क्योंकि हम बात करें साहब किन की, लिविंग बॉडी या सजीवों के शरीर में अनेक कैसी, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, आदि क्या होती रहती हैं, ध्यान रखना, ये आदि क्या हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या है ये, मेटाबॉलिज्म है या उपापचयी क्रिया। तो इनमें क्या होती हैं, कुछ संरचनात्मक होती हैं तो विघटनात्मक होती हैं। तो हमारे शरीर में निर्माण और विघटन साथ साथ चलता रहता है, और निर्माण और विघटन साथ साथ चलता रहता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। ये प्रोसेस निर्जीवों में नहीं पाई जाती। क्या निर्जीवों में पाचन होता है, नहीं होता। क्या निर्जीवों में श्वसन होता है, नहीं होता। क्या निर्जीवों में उत्सर्जन होता है, नहीं होता। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीसरा क्या हो गया, अपना तीसरा कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर है एक तरह से, ध्यान रखना साहब। ये बहुत ही अपन कह सकते हैं अद्वितीय लक्षण है, एक तरह से यूनिक कैरेक्टर है जो केवल सजीवों के अंदर ही पाया जाता है प्रॉपर वे में। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले लक्षण की। अगला लक्षण है 4th नंबर, लोकोमोशन या हम बोल देते हैं मूवमेंट्स। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, गमन या गति। ठीक है, तो देखो मूवमेंट्स में हमने देखा एक जंतु था और ये जंतु यहां से मूव करता हुआ कहां पहुंच गया, इस जगह पर आ गया। या बात करें, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से चलता हुआ इधर पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ साथ मेरा स्थान भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मैं अभी यहाँ था और यहाँ से मैं कहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। जो मेनली किन में पाया जाएगा, देखो लोकोमोशन इस तरह का, या जिसको गमन कहते हैं। और गमन मेनली क्या पाया जाता है, जंतुओं में ही। भाई जंतु ही तो हैं। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है, एक पेड़ था, जब तुम स्कूल आ रहे थे सुबह तो वो पेड़ तुम्हारे घर के आंगन में था, और शाम को जाके देखा तो वो पेड़ तुम्हारा खेत में चला गया, हुआ ऐसा नहीं होता है। लेकिन तुमने एक चीज देखी होगी, एक दृश्य देखा होगा। ये कोई पेड़ था, इस पेड़ में तुमने देखा क्या था, ये पुष्प। सुबह जब तुमने देखा धूप कम थी तो ये फूल क्या था, इस तरह का, यानी बंद था। लेकिन जैसे ही धूप निकली और हमने देखा क्या, कि सब कुछ समय बाद ही ये जो पुष्प था ये क्या हो गया, पूरी तरह से खिल गया। ठीक है, दूसरी बात, या आपने क्या किया, ये पौधा था साहब किसका, छुई मुई का। और इससे जब हमने हाथ लगाया तो हमने देखा यहाँ पे तो ये पत्तियां खुली हुई थी, लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो हमने क्या देखा, ये पत्तियां कैसी हो गई, सिकुड़ गई। पेड़ अपने स्थान पर खड़ा है लेकिन इसकी शाखाएं हिल रही हैं। पुष्प की कलियों का खिलना बंद होना,
इस पत्ती का खुलना बंद होना, इस पुष्प की डायरेक्शन। क्या हमने एक बंद कमरा था या एक बंद बॉक्स ले लिया? इस बंद बॉक्स में हमने क्या किया, एक छोटा सा क्या लगा दिया, पेड़ लगाया। ये मान लो क्या है, पेड़ था। और हमने देखा इधर हमने क्या किया, इसमें कोई व्यवस्था कर दी जहाँ से क्या आ रहा है, सब प्रकाश आ रहा है। तो हम देखेंगे कि कुछ समय बाद धीरे धीरे हमने देखा कि इसमें कुछ परिवर्तन, और लगातार जब इस तरह की है तो ये पादप ऑटोमेटिकली किधर, इस प्रकाश की ओर मुड़ गया। इसका मतलब इसने क्या किया, अपना स्थान चेंज नहीं किया। स्थान तो चेंज नहीं किया, उसी जगह पर था। अरे यहाँ तो मैंने केवल डायग्राम बना के दिखाया है, इसकी स्थिति प्रदर्शन। ये सोचो सर अभी तो यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। ये तो मैंने स्थिति लोकेशन यानी इसकी सिचुएशन बताई है, ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ पहुँच गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये थोड़ी मुड़ गई किसकी तरफ, प्रकाश की ओर। इसका मतलब इन्होंने क्या किया साहब, मूवमेंट्स की, गति की। फूल खिले बंद हुए, गति की। पत्तियां खुली बंद हुई, गति की। इसका मतलब इनमें क्या पाई जा रही हैं, मूवमेंट्स पाई जा रही हैं। और ये इनमें विशेष आंतरिक भाई इंटरनल फोर्स काम करते हैं। मैं हूँ, अब मेरे को इधर आया मैं, अब इधर आने के लिए किसी इंटरनल फोर्स, आंतरिक ताकत या बल काम करे, जिनकी वजह से मैंने क्या किया, गमन किया। पादपों में भी ये क्रियाएं होती हैं साहब, कुछ आंतरिक कारक होते हैं, बल हैं, वो कार्य करते हैं। इनमें कुछ यांत्रिक शक्तियां काम करती हैं जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या कभी किसी निर्जीव को तुमने इस तरह का गमन या गति करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। जंतुओं के शरीर की हम अंदर बात करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फूलता है, पिचकता है साहब, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मेरा जबड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, मेरे जबड़े में मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, मूवमेंट्स। अब इस तरह की मूवमेंट्स तुम्हें सजीवों में ही मिलेंगी, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आगे के कैरेक्टर अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए।